नमस्ते दोस्तों, यह कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। जब कोरोना वायरस के कारण हार्ली में पूरे भारत में सख्त लॉकडाउन लागू था, उसी दौरान मेरे साथ ऐसा रहस्यमयी और डरावना वाकया हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। अब वही अनुभव मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दो 2020 का साल, पूरा देश लॉकडाउन में था। कोरोना के डर से सड़कें वीरान थीं और घरों में कैद लोगों की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। मैं श्याम हार्ली में अपने परिवार के साथ अपने घर में बंद था। दिन भर टीवी, मोबाइल और काम की टेंशन के बीच एक ही जगह दिमाग अटक जाता था। उस दिन रात के करीब 8 बजे जैसे ही घर के बाकी लोग डिनर करने लगे, मैं छत पर चला गया। मन भारी था और हल्की हवा में टहलना अच्छा लगता था। छत पर अकेलापन भी था और सुकून भी। मैं अपनी छत के एक छोर से दूसरे छोर तक धीरे धीरे चल रहा था। तभी करीब 8:05 पर एक अजीब सी खक अड़ की आवाज आई। आवाज छत के उस कोने से आई जहां हमारी पुरानी चैनल की डिश रखी हुई थी। वही बड़ी सी लोहे की डिश जो अब किसी काम की नहीं रही थी। मैं टिटका, ध्यान से सुना, फिर शांति। शायद कोई चूहा होगा। मैंने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया, लेकिन तभी फिर वही आवाज, इस बार और साफ और थोड़ी ज्यादा तेज। अब की बार मैं सीधा उस डिश की ओर बढ़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि डिश अपनी जगह से लगभग 5 फीट दूर खिसक चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने गौर से जगह देखी। वहां कोई घसीटने का निशान नहीं था, न कोई जानवर, कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से पूछा। मैं डिश के सामने जाकर खड़ा हो गया। सांसें तेज चलने लगीं, दिल की धड़कन बढ़ने लगी। कुछ मिनट वहीं खड़ा रहा, सोचते हुए शायद हवा चली होगी, मगर इतनी भारी डिश हवा से। और तभी मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वो डिश हवा में करीब 2 फीट ऊपर उठी। कुछ सेकंड हवा में तैरती रही और फिर जमीन पर धड़ाम से गिर गई। उसके गिरते ही वो हिलने लगी जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागते हुए नीचे आया और तुरंत डिश के मालिक मिश्रा जी को फोन किया। वो पास ही रहते थे। 15 मिनट में छत पर पहुंचे। पहले तो मेरी बात पर हंसी में उड़ा दी, लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि डिश फिर से हिलने लगी है बिना किसी के छुए, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हम दोनों नीचे आए। कुछ ही देर में आस पड़ोस के 2-3 लोग और आ गए। मैंने सबको बताया कि डिश ने हवा में उड़ान भरी थी। किसी ने कहा, जरूर कोई आत्मा है वहां। किसी ने सुझाव दिया कि पूजा करवानी चाहिए। आखिर में हम सबने तय किया, डिश को रस्सी से बांध दो। सुबह सबसे पहले उसे हटाएंगे। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के करीब 1:45 पर अचानक मेरी नींद खुली। घर के ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आई। चूंकि मेरा कमरा टॉप फ्लोर पर था, हर छोटी सी हलचल भी साफ सुनाई देती थी। टप टप टप। कदमों की आवाज धीमी लेकिन भारी थी, जैसे कोई नंगे पांव नहीं बल्कि भारी बूट्स पहनकर चल रहा हो।
या शायद कोई और ही चीज थी। मैंने तुरंत माँ पापा को जगाया, सबको बताया कि छत पर कोई है। हम सब डरते हुए लेकिन हिम्मत करके छत पर पहुंचे। चारों ओर अंधेरा फैला था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी में देख पा रहे थे। और तभी छत पर कुछ देखा, मिट्टी में बड़े बड़े पैरों के निशान। ये आम इंसानी पैरों से कहीं ज्यादा बड़े थे, लगभग 1.5 गुना। ये किसके पैरों के निशान हैं? पापा की आवाज कांप रही थी। हम डिश की ओर बढ़े, लेकिन डिश गायब थी। कहीं फेंक दी किसी ने? माँ ने पूछा। हमने पूरा छत छान मारा, लेकिन डिश का नामो निशान नहीं था। तभी मेरे अंदर एक डर समा गया। क्या वो खुद चली गई? नीचे वापस आकर सबने फैसला किया, अब कुछ नहीं करेंगे, सुबह उठकर फिर से छानबीन करेंगे। हम सब अपने कमरों में लौट आए। लेकिन उस रात मैं जानता था, कुछ था हमारे साथ। कोई था जो छत पर आया था, कोई जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद था। सुबह की पहली किरण के साथ मेरी आंख खुली, मगर नींद तो जैसे सिर्फ शरीर को आई थी। दिमाग रात भर जागता रहा था। मैं छत पर जाने से पहले बार बार सोच रहा था कि अगर डिश वाकई में गायब हो गई थी तो अब वो कहाँ हो सकती है। जैसे ही हम सब छत पर पहुंचे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डिश जो रात को पूरे छत से गायब हो गई थी, अब वापस थी। और मजे की बात, वो बिल्कुल उसी जगह पर रखी थी जहां से पहली बार हिली थी, जैसे किसी ने उसे नाप तौल कर सावधानी से वहीं रखा हो। माँ ने धीरे से कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है बेटा, ये किसी आत्मा का काम लगता है। मिश्रा जी भी फिर से आ गए थे और इस बार वो पूरी गंभीरता से मामले को देख रहे थे। हम अब इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैंने कहा। इस डिश को हटाना ही पड़ेगा। हम सब ने मिलकर तय किया कि इस डिश को तोड़कर नष्ट कर दिया जाए ताकि दोबारा कोई घटना ना हो। मिश्रा जी ने औजार मंगवाए। जैसे ही पहला हथौड़ा उस डिश पर पड़ा, एक अजीब सी आवाज आई, किसी धातु के अंदर से कोई चीख जैसा गूंजता हुआ एहसास। फिर जब हम डिश को खोलने लगे तो उसके अंदर से काले रंग का गाढ़ा बदबूदार पदार्थ बाहर निकलने लगा। बदबू इतनी तेज थी कि कुछ देर हम वहां खड़े भी नहीं रह पाए। वो काला तरल धीरे धीरे डिश से बहकर नीचे छत की दरारों में समा रहा था, जैसे वो जमीन उसे खींच रही हो। ये क्या है? मिश्रा जी के हाथ कांप रहे थे। हम सब ने मिलकर डिश को एक बड़ी बोरी में डाला और तय किया कि इसे पास के सुनसान मैदान में ले जाकर जला देंगे। दोपहर तक हम सब तैयार थे। डिश को एक पुराने ठेले में रखा और लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव के बाहर की तरफ एक खुली जगह पर पहुंचे। वो जगह वीरान थी, एक सूखी जमीन जहां अब कोई फसल नहीं होती थी। और लोग कहते थे पहले कोई पुराना कुआं था जो अब भर गया है। हमने वहां लकड़ियां इकट्ठी की, डिश को बीच में रखा और आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, डिश से निकली आवाज ने सबका दिल दहला दिया। कोई चीखती हुई सी गूंज थी, जैसे कोई अंदर फंसा हो और जलते हुए तड़प रहा हो। आग की लपटें ऊंची उठने लगीं।
काला धुआं आसमान में फैल गया और तभी मुझे कुछ दिखा। धुएं के उस पार एक परछाई, एक बहुत ही ऊंची, दुबली, झुकी हुई आकृति। वो आग के पास खड़ी थी, मगर जैसे कोई उस धुएं के बीच से मुझे घूर रहा हो। तुम लोग मेरी चीज जला रहे हो, जैसे कोई शब्द मेरे कान में गूंजे। मैंने तुरंत आंखें झपकाईं और वो परछाई गायब। तुम ठीक हो? मिश्रा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हाँ, शायद धुएं का असर था। मैंने बहाना बनाया, मगर अंदर से मैं थर थर कांप रहा था। डिश पूरी तरह जल चुकी थी, लोहे के हिस्से पिघल गए थे, बदबू कम हो चुकी थी। हम सब ने राहत की सांस ली। सोचा अब शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं जानता था वो परछाई कोई भ्रम नहीं थी। कुछ था जो उस डिश के साथ जुड़ा हुआ था और अब शायद वो हमारे साथ आ गया था। डिश को जलाए 3 दिन बीत चुके थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस चीज का अंत हो गया। लेकिन तीसरे दिन रात को जब मैं कमरे में लेटा हुआ था, अचानक खिड़की के बाहर से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। टप टप टप। मैंने उठकर खिड़की से झांका, मगर बाहर कोई नहीं था। पूरी गली सूनी थी। मगर तभी सामने की बिल्डिंग की छत पर एक परछाई दिखी। वही दुबली पतली आकृति जो जलती डिश के पास दिखी थी। वो खड़ी थी, मेरी तरफ देखती हुई, बिल्कुल शांत। मैंने पलकें झपकाईं और वो गायब हो गई। अब मामला मेरे सपनों तक पहुंच चुका था। जब भी आंखें बंद करता, वही जलती हुई डिश और उसके पास खड़ा वो साया दिखाई देता। मैंने माँ को बताया। उन्होंने पूजा पाठ करवाने की सलाह दी। पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने पूरा घर शुद्ध किया, लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचे, ठिठक गए। यहाँ कुछ था और शायद अभी भी है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कुछ संस्कृत मंत्र बुदबुदाने लगे। पूजा के अंत में उन्होंने कहा, किसी आत्मा को ठिकाना छिन गया है, अब उसे नई जगह चाहिए, सावधान रहो। उनके शब्दों ने घर में फिर डर फैला दिया। मैंने उस रात नींद की गोलियां लीं, लेकिन सपनों से बच न सका। अगले दिन मैंने ठान लिया, इस डिश की असलियत जाननी ही पड़ेगी। मिश्रा जी से जाकर मैंने पूछा, ये डिश तुमने कहाँ से ली थी? वो थोड़ा हिचके, फिर बोले, ये पुरानी चीज थी, मेरे एक जानने वाले ने दी थी। कहते थे कि सस्ते में मिल रही है। मैंने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की और छत पर लगवा दी। वो जानने वाले कौन थे? मैंने पूछा। नाम याद नहीं, कोई बरेली से आया था। उसके साथ एक और आदमी था। वो थोड़ा अजीब सा था, आंखें लाल, चेहरा सूखा, बात भी कम करता था। मैंने बरेली की दिशा पकड़ी। वहां एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट था, जहां से अक्सर पुरानी चीजें सस्ते में मिलती थीं। मैंने वहां जाकर दुकानदारों से पूछताछ शुरू की। 2 दिन की मेहनत के बाद एक बुजुर्ग दुकानदार मिला जो कुछ याद करने लगा। हाँ, एक बार कोई लोहे की बड़ी डिश यहाँ आई थी। बोला गया था कि वो पीर बाबा की मजार के पास से लाई गई है।
मज़ार? मैं चौंक गया। हाँ, कहते हैं वहाँ एक आदमी रात को चैनल सेट करने गया था डिश लेकर, और फिर कभी नहीं लौटा। बाद में लोगों ने उसकी डिश वहीं छोड़ दी और कुछ समय बाद वो किसी को बेच दी गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी वो डिश किसी अनजाने अंधेरे इतिहास की गवाह थी। कोई आत्मा शायद उस लोहे में बसी हुई थी, और अब जब डिश जलाई जा चुकी थी तो शायद वो आत्मा अब खुल चुकी थी। अब उसका कोई बंधन नहीं था। बरेली से लौटने के बाद मेरा मन बहुत बेचैन हो गया था। मैंने सोचा था कि उस डिश को जलाकर हमने उस भूतिया चीज से छुटकारा पा लिया है, लेकिन अब ये साफ हो गया था हमने गलती की थी। हमने उसे मुक्त कर दिया था। उस रात फिर से वही हुआ। करीब 1:30 मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मेरे कमरे का बल्ब झपकने लगा, जैसे करंट बार बार आ जा रहा हो। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी, जबकि दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई लोहे को घसीट रहा हो। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ देखा। छत की ओर जाने वाले दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठ रही थी। मैंने जल्दी से माँ पापा को जगाया। सब डरे हुए थे, लेकिन मैं और पापा हिम्मत करके ऊपर गए। छत पर पहुंचते ही दिल जैसे रुक गया। वो डिश फिर से छत पर रखी थी, जल चुकी, टूटी हुई, काली हो चुकी, मगर बिल्कुल उसी जगह पर थी। मैंने हाथ लगाया तो वो पूरी तरह ठंडी थी, लेकिन उसका वजन असामान्य रूप से भारी लग रहा था, जैसे वो सिर्फ लोहे की नहीं बल्कि किसी और बोझ को भी ढो रही हो। तभी पापा ने धीमी आवाज में कहा, रुको, देखो। डिश के पास कुछ लिखा हुआ था। धुएं जैसे काले अक्षरों में लिखा था, अब मेरा ठिकाना यही है। हमने तुरंत नीचे आकर दरवाजा बंद किया और पूजा करवाने के लिए पंडित जी को फोन लगाया। पंडित जी ने कहा, अब मामला पूजा से बाहर है, आपको एक तांत्रिक से मिलना होगा। मैंने तुरंत आसपास पता किया। एक तांत्रिक बाबा थे, नाम था रुद्रनाथ। गांव से थोड़ा दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास उनकी झोपड़ी थी। अगली सुबह मैं मिश्रा जी और पापा के साथ वहां गया। रुद्रनाथ बाबा ने मेरी आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे ही बोले, तुमने कुछ जलाया है जो जलाया नहीं जाना चाहिए था। मैं सन्न रह गया। उन्होंने कहा, वो डिश एक आत्मा की कैद थी। जैसे ही तुमने उसे जलाया, वो आत्मा अब स्वतंत्र हो गई है और अब वो तुम्हारी छत को अपना ठिकाना मान बैठी है। क्या कोई रास्ता है? मैंने पूछा। है, लेकिन आसान नहीं। आत्मा को वापस बांधना पड़ेगा एक नई लोहे की डिश में, और उसे उसी जगह ले जाकर दफनाना पड़ेगा जहां से वो लाई गई थी, यानी पीर बाबा की पुरानी मज़ार। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह आत्मा धीरे धीरे हर उस इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेगी जिसने डिश को जलते देखा है। अब मामला सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे परिवार, मिश्रा जी और उन सब का भी था जो उस दिन हमारे साथ मैदान में थे। बाबा ने कहा, कल रात 12 बजे से ठीक पहले मैं तुम्हारे घर आऊंगा। लोहे की नई डिश तैयार रखना। मैंने कांपते हुए हाँ कहा। डर अब मेरे खून में दौड़ रहा था। रात आने वाली थी और उसके साथ वो साया भी। रात के 11:45 हो चुके थे। घर में गहरा सन्नाटा था, लेकिन अंदर ही अंदर हम सब की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैंने लोहे की एक नई डिश तैयार रखी थी।
बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले थी। रुद्रनाथ बाबा ठीक समय पर पहुंचे। उनके साथ एक छोटा थैला था जिसमें राख, सिंदूर, नींबू और कुछ चांदी के ताबीज थे। उन्होंने छत पर एक खास आकृति बनाई, एक गोला जिसके चारों कोनों पर दिए जलाए गए। बीच में वह नई डिश रखी गई। सब लोग पीछे हट जाओ, बाबा बोले। अब जो होगा वो इंसानी समझ से बाहर है। रात के ठीक 12 बजे बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा अचानक तेज हो गई, दिए बुझने लगे और छत पर एक अजीब सा कंपन फैल गया। फिर एक पल ऐसा आया जब वो डिश अचानक अपने आप हवा में उठी, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार उठी थी। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। हवा में जैसे किसी ने चिल्लाकर कहा हो, मुझे मत बांधो। एक साया दिखाई दिया, वही लंबा, झुका हुआ, धुंधला इंसानी आकार। अब वो साफ दिख रहा था। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल और मुंह से धुआं निकलता हुआ। बाबा ने मंत्र और तेज पढ़े। साया छटपटाने लगा। डिश तेजी से घूमने लगी। अचानक डिश जमीन पर गिरी और उसमें से धुआं अंदर समा गया, जैसे कोई चीज फिर से कैद हो गई हो। फिर सब शांत हो गया। काम पूरा हो गया। बाबा ने थकी आवाज में कहा, लेकिन अब इसे हमेशा के लिए वहीं ले जाकर दफनाना होगा जहां इसका पहला ठिकाना था, पीर बाबा की मजार। अगली सुबह हम सब तैयार थे। हमने वो डिश एक मोटे कपड़े में लपेटी और गाड़ी से बरेली की ओर निकल पड़े। पीर बाबा की मजार अब वीरान थी, एक पुरानी टूटी हुई दीवारों के बीच बनी जगह जहां अब कोई नहीं जाता था। बाबा ने वहीं जमीन खोदी, डिश को उसमें रखा और उस पर राख, सिंदूर और चांदी की सिक्के डालकर गड्ढा बंद कर दिया। अब यह आत्मा दोबारा नहीं लौटेगी, बाबा ने कहा। हमने हाथ जोड़कर मजार को प्रणाम किया और लौट आए। उस दिन के बाद से मेरी छत शांत हो गई। न कोई आवाज, न कोई साया। लेकिन एक बात अब भी मेरे दिल में डर बनकर बैठी है। कभी कभी जब बारिश होती है और छत पर पानी गिरता है तो लगता है जैसे कोई फिर से वहां खड़ा है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। शायद उसका ठिकाना बदल गया हो, लेकिन उसकी निगाहें अब भी यहीं कहीं हैं।